नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र के किसानों में भले ही कृषि कानूनों का विरोध ना देखा गया हो, लेकिन यहां महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। आज सुबह जैसे ही कृषि कानून वापस लिए जाने की खबर आई तो देखिए नेताओं ने क्या कहा। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि पीएम मोदी आज सुबह अचानक इस तरह किसान कानून वापस लिए जाने का ऐलान कर देंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम के ऐलान के बाद देश के कोने कोने से प्रतिक्रियाएं आने लगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की हाल ही में सर्जरी हुई है। उन्होंने बयान जारी किया, देश ने आम आदमी की ताकत देख ली है। मोदी सरकार को हालात समझ आ गए हैं। केंद्र को कृषि कानूनों पर पहले विपक्षी दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए थी। अगर ऐसा किया होता तो आज ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। देखिए, किसानों के ऊपर इतने साल में इतने अत्याचार हुए हैं। लखीमपुर खीरा में तो किसानों को कुचल दिया गया, जो किसान आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा में किसानों के सर फोड़ दिए, गोली चलाई हरियाणा में। दिल्ली में हो गया ये सब कुछ। उसके बाद भी किसान डटे रहे और हटे नहीं। और उसकी वजह से अब जो आने वाला संसद का सत्र है, उससे पहले सरकार को 3 कृषि कानून, जो काले कानून कहा जाता है, उनको वापस लेना पड़ा। देश के कृषि मंत्री रह चुके एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आरोप लगाया कि यूपी और पंजाब चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। साथ ही पवार ने प्रदर्शनकारी किसानों की पीठ थपथपाई। उन्होंने ये मौसम कौन सा है इसके बारे में चिंता नहीं की। चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, फिर भी वहाँ ही बैठे और शांति से बैठे। 1 साल शांति से आंदोलन करना, इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने एक शांति रखना, यह आसान बात नहीं। मगर किसानों ने अपनी समस्या के बारे में कॉम्प्रोमाइज न करने की तैयारी और साथ साथ शांतिपूर्ण आंदोलन, ये दोनों बातें की। इसलिए इन किसानों को हम हमेशा संपर्क रखते थे। हमारा सलाम है उन लोगों का, उन्होंने एक आदर से किया। अल्टीमेटली जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आ गए, पंजाब के चुनाव नज़दीक आ गए, तो और कुछ राज्यों में और ख़ासतौर पर हरियाणा, पंजाब, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाने के बाद जो किसानों की रिएक्शन उन्होंने देखी, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ध्यान में लेकर चुनाव मद्देनजर रखते हुए आज उन्होंने ये 3 कृषि कानून वापस लेने का डिसीजन ले लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कृषि कानून कभी किसानों के लिए थे ही नहीं, ये तो व्यापारियों के लिए लाए गए थे। पंजाब और ऐसे 4-5 राज्यों के जो चुनाव है, उसके मुद्देनजर रखकर मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून वापस आज लिए हैं। ये सही में तो ये किसानों का विजय है, किसानों की जीत है। और एक डाउट उसमें बिल्कुल है कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ बीजेपी
का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये डिसाइड हो चुका है और वो सर्वे करने के बाद ये उन्हें कानून वापस लिए होंगे। ये बीजेपी की मानसिकता हमें पहचान नहीं। माना जा रहा है कि फरवरी में यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पैदा हो सकने वाली मुसीबत को भांपते हुए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। पंजाब के साथ ही पश्चिमी यूपी में जाट गुर्जर समुदाय में कृषि कानूनों को लेकर विरोध था। ये पहली बार है जब मोदी सरकार ने अपना कोई इतना बड़ा फैसला इस तरह वापस लिया हो। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की माने तो हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा राजनीतिक वजहों से भड़की। बिना नाम लिए किस तरफ इशारा कर रहे हैं वलसे पाटिल, देखिए साहिल जोशी के साथ उनकी खास बातचीत। कानून सुव्यवस्था को लेकर पिछले कुछ दिनों में कई सवाल उठाए गए। महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर धार्मिक दंगों की स्थिति पैदा हो गई, टेढ़ निर्माण करने की कोशिश की गई, उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी किए गए और उसके साथ साथ महाराष्ट्र का गृह विभाग ये हमेशा चर्चा में रहा अलग अलग विषयों को लेकर। कभी अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री है उन पर लगे आरोपों को लेकर, या मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप अपना पता बताइए, उन सारी चीजों को लेकर हमेशा गृह विभाग किसी न किसी वजह से चर्चा में रहा है। हमारे साथ इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल इस वक्त मौजूद है। शुरुआत हम करेंगे अमरावती के दंगों से। अमरावती में जिस तरीके से दंगों की स्थिति पैदा हुई, एक धार्मिक जो एनोमिटी की जो बात वहां पर खड़ी हुई, अमरावती हो, मालेगांव हो या नांदेड़ हो, उसको लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का कहना है कि आप लोगों ने कुछ संगठनाएं हैं, मुस्लिम संगठनाएं, उनको ढील दे दी गई। त्रिपुरा में जो घटना हुई नहीं उस मुद्दे पर मोर्चा निकालने की इजाजत उनको दी गई और उसके वजह से स्थिति वहां पर बिगड़ गई। अभी ये जो त्रिपुरा के घटना के आधार पर महाराष्ट्र के कई शहरों में ये जो मोर्चे निकाले गए, या तो थोड़ा ज़्यादा लोगों का रास्ते पे आना हो गया, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ पहले ही कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र पुलिस ने इसके बारे में कोई भी परवानगी दी नहीं थी। और जब भी अगर कोई संगठन इसके बारे में अगर ऐलान करता है और लोग रास्ते पे आते हैं, तो उनका क्या मकसद था एक करने के पीछे। और उसके बाद में जो पहले दिन 12 तारीख को जो हुआ, उसकी रिएक्शन देने के लिए दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बंद का ऐलान किया, वो क्यों किया और ये स्थिति बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच होने के बाद इसका पता चलेगा। बीजेपी का कहना है कि चूंकि आपने अल्पसंख्यक समुदायों को छूट दे दी, उनको जो चीजें हुई नहीं उस पर मोर्चा निकालने की इजाजत आपने दी, जिसका रिएक्शन के तौर पर बीजेपी को वो बंद का ऐलान करना पड़ा। नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है ऐसा कोई परमिशन दिया नहीं गया। मोर्चा निकाला, अभी नांदेड़ में भी मोर्चा निकला, वहाँ से शांति से हो गया। मालेगांव में मोर्चा निकला, वहाँ पे शांति से हो गया। लेकिन अमरावती में कुछ चीज़ें हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इसका राजनीतिकरण करना जरूरी नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही रजाकारों में क्यों मोर्चा निकालती है, मध्य प्रदेश, गुजरात या बाकी राज्यों में क्यों नहीं निकालती? यहाँ की सरकार उन्हें उस तरीके की इजाजत देती है। आप कह रहे हैं कि अधिकृत तौर पर तो इजाजत नहीं ली थी, लेकिन फिर भी ये करने का मौका उनको मिलता है, इसीलिए महाराष्ट्र में किया जाता है। तो इसके लिए उनका तो कहना है कि आप ही लोगों का एक षड्यंत्र है कि आप जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काएं और जिसका फायदा यूपी में उनको मिल पाएगा। ऐसा है कि ऐसा आज तक हमारी जो विचारधारा है, वो विचारधारा के तहत हमने कभी भी ऐसा कदम उठाया नहीं है। और ये बात मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो इसमें जो महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं, तो कोई शामिल है या सरकार शामिल है या किसी की तरफ से ये हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन कार्रवाई तो सिर्फ बीजेपी के विधायक पर हो रही है। नहीं, ऐसे नहीं ना। कार्रवाई में जो सामने आएगा, भले वो कौन से भी पार्टी का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और हो रही है। रजा अकेडमी पर भी कार्रवाई होगी, उनके भी लोगों पे कार्रवाई हो रहे हैं।
लेकिन बीजेपी के विधायक उसमें शामिल थे, आपको लगता है कि जिसके वजह से मामला हाँ, वो तो ऐसे है, टीवी पे एकदम पब्लिकली आपने देखा कि रास्ते पे उतरकर वो अमरावती के चौक में बैठकर वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो अभी जो पुलिस कमिश्नर को जो कानून से अधिकार दिया है उसके हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की है। अब मुद्दा आता है परमवीर सिंह का, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परमवीर सिंह हाजिर हो, वो खुद ही बताएं कि अब सोमवार को उस पर सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले जो चीजें हुई उसको लेकर काफी सवाल उठाया जा रहा है। ये कहा गया कि गृह विभाग पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र विधानसभा में अनिल देशमुख या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो परमवीर सिंह और सचिन वाजे की तरफ से खड़े हुए थे, उन्होंने उनकी कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है एंटीलिया केस में, जबकि बाद में पता चला कि सचिन वाजे खुद उसमें शामिल थे। क्या वजह है? क्या कोई कंट्रोल नहीं था? क्या सरकार के पास ब्रीफिंग ठीक से नहीं थी? क्या मामला क्या था? नहीं, अभी उस समय तो मैं तो कोई गृह मंत्री था नहीं, इसलिए डायरेक्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन मेरी जो मालूमात है इसमें वो इंसिडेंट के लिए गवर्नमेंट का बहुत एक रियल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंची। गवर्नमेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को, ये आप कह रहे हैं? जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो ठीक नहीं थी। परमवीर सिंह और जो बाकी अधिकारी है जो इन्फॉर्मेशन सरकार के पास दे रहे थे, जिसके बिना पर महाराष्ट्र असेंबली में स्टेटमेंट किया गया, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, ये आप कह रहे हैं उसमें? यस, बिल्कुल। दूसरा आरोप है अनिल देशमुख को लेकर, क्योंकि परमवीर सिंह ने जाते जाते एक बड़ा खत लिखा जिसमें 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया। उसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग्स को लेकर आरोप लगाए गए कि अनिल देशमुख के होते हुए ट्रांसफर और पोस्टिंग्स में पैसे की लेन देन हुई है। रश्मि शुक्ला जो स्टेट सीआईडी की प्रमुख थी आपकी सरकार के समय पे, उनके रिपोर्ट के आधार पर वो आरोप लगाए गए, जिसके आधार पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई दोनों जांच कर रहे हैं। उसको लेकर गृह विभाग का और सरकार का क्या रोक है? नहीं, गृह विभाग का और सरकार का यही रोल है। अभी समझो ये सारे जो आरोप लगाए इसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है, दूसरी भी एजेंसीज कर रही है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। और ये सारी चीज़ें हैं, ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इसीलिए जो एजेंसीज का निष्कर्ष आएगा उसके बाद में कोर्ट में जो ट्रायल होगी, कोर्ट में जो पुरावे सामने आएंगे उसके हिसाब से वो आगे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात कर। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक दुबई जा रहे हैं और 24 नवंबर को लौटेंगे। ये जानकारी उन्होंने मजेदार अंदाज में ट्वीट करके दी है और लिखा है कि दुबई जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से सभी तरह की जरूरी इजाजत उन्होंने ले ली है। सरकारी एजेंसियों से अपील है कि वो दुबई में उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करती रहें। वैसे टेक ऑफ से पहले नवाब मलिक ने अपने पिटारे से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आज फिर नया तीर दागा। शायद चंद दिनों के लिए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के रोज होने वाले हमलों से राहत मिल जाए। मलिक दुबई जा रहे हैं, पर उससे पहले सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा कर दिया। मलिक ने दावा किया कि जब समीर वानखेड़े नाबालिग थे तो एक्साइज विभाग में नौकरी करने वाले उनके पिता ने अपने बेटे के नाम पर बार का लाइसेंस लिया था। फर्जीवाड़ा शुरू किया गया तो और ही फर्जीवाड़े से शुरू हुआ। नाम बदलने का 27 अप्रैल 1993 में एक एफिडेविट महानगर पालिका के समक्ष रखा गया। जो एफिडेविट मैंने आपको शेयर किया है 1993, जिसमें कहा गया कि बर्थ रजिस्टर ऑफ मेल चाइल्ड समीर बॉर्न ऑन 14/12/1979 श्री ज्ञानदेव वानखेड़े यानी श्रीमती जाहिदा वानखेड़े रेसिडिंग एट टैंक बंदर घाघरा बिल्डिंग रिफर करके दो व्यक्तियों ने एफिडेविट फाइल किया। जीवन जोगुरु जीवन जोगुरे जो के मुलुंड के रहने वाले हैं, उनका एड्रेस एफिडेविट में है।
और दूसरे व्यक्ति का नाम है अरुण एन चंदारी, जो कल्याण के रहने वाले हैं। समीर वानखेड़े ने मलिक के आरोपों पर कहा है कि उन्होंने कभी बार होने की जानकारी नहीं छुपाई। उस प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी वो अपने इनकम टैक्स में बताते आए हैं, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पिता के नाम पर है। मलिक का ये भी आरोप है कि वाशी स्थित सदगुरु बार से होने वाली आमदनी वानखेड़े ने छुपाई है। साथियों, फर्जीवाड़ा है। माइनर होते हुए लाइसेंस लिया गया। लगभग 23-24 साल तक कारोबार चल रहा है समीर वानखेड़े के नाम से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, उन सभी को सालाना अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। नौकरी लेते हुए भी उन्होंने ये जानकारी छुपाई। 2017 तक जानकारी छुपाई। 17 का बाद जो जानकारी दी वो भी झूठी जानकारी दी कि किराए आ रहा है। सही मानों में एक शराब खाना वो चलाने का काम कर रहे हैं। जो सर्विस कंडक्ट रूल है उसके तहत कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी नौकरी करते हुए कारोबार नहीं कर सकता। और जिस तरह से सारी चीजें हुई है, ये फर्जीवाड़ा, कम उम्र में लाइसेंस बाप ने इशू कर देना, शराब खाना चलते रहे और कहा जाए कि किराए पे लगा हुआ है। करीब 1 महीने से चल रहे नवाब मलिक के आरोपों से तंग आकर समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मलिक पर 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। समीर के पिता ने कोर्ट से आंतरिक राहत मांगते हुए अपील की है कि नवाब मलिक को उनके परिवार के खिलाफ ट्वीट करने से रोका जाए। कोर्ट सोमवार को उनकी याचिका पर फैसला सुनाएगी। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही।